Good morning, students, and welcome to biology class. We are studying lesson number 4. It's very important lesson. In our previous lecture, we had studied about DNA replication. And as you know, DNA replication is semi-conservative type. Today, we are going to study about experimental confirmation about semi-conservative replication. Dear student, ये हमारा 4th लेक्चर है लेसन नंबर 4 पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। कल हमने डिस्कस किया था लेसन नंबर 4 का एक टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन, एंड एट द एंड ऑफ दैट वी हैड सीन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मीन्स इन फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. Now, today we are going to discuss about experimental confirmation related with semi-conservative replication. In newly formed DNA molecule, one strand is old, that is conserved, and other strand is newly synthesized. Thus, it is called semi-conservative mode of replication. Dear student, जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर डीएनए है इसके अंदर एक स्ट्रैंड ये ओल्ड रहेगा, दैट इज़ कंजर्व्ड, एंड अदर स्ट्रैंड जो रहेगा दैट इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड. सो सच टाइप ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए is called as semi-conservative mode of replication, and it is experimentally proved by Matthew Meselson and Franklin Stahl in 1958 by using equilibrium density gradient centrifugation technique. Dear student, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में, और इसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? उन्होंने यूज़ किया इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को. नाउ लुक एट हियर द पॉइंट्स. फर्स्ट वन, मेसेल्सन एंड स्टाल in 1958 perform an experiment to prove semi-conservative nature or mode of replication. फर्स्ट पॉइंट, मेसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट था प्रूव करने के लिए सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन को. सेकेंड, दे कल्चर्ड बैक्टीरिया ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग N14 light nitrogen and obtain equilibrium density gradient bands by using 6 molar CaCl2 cesium chloride, and the position of this band is recorded. उन्होंने इसके लिए ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर किया N14 लाइट नाइट्रोजन और इससे ऑब्टेन किया इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड्स को यूजिंग 6m cesium chloride, and the position of this band is recorded, और इसकी पोजीशन को उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया. नाउ ई कोलाई सेल्स were then transformed to N15 medium heavy isotopic nitrogen and allowed to replicate for several generations. अब जो ई कोलाई सेल है वो ट्रांसफर्ड हुआ N15 मीडियम में जो हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन है, एंड इट अलाउड टू रेप्लिकेट फॉर सेवरल जनरेशन. उन्होंने क्या किया? ई कोलाई को उसके बाद N15 वाले मीडियम में ट्रांसफ़र किया ई कोलाई सेल्स को जो हेवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन है, और उसके अंदर उन्होंने उसको रखा
रेप्लिकेशन के लिए, यानी वो सेवरल जनरेशन तक रेप्लिकेट हो सकता है। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड वॉज ऑब्टेन्ड, और वहाँ से उनको मिला इक्विलिब्रियम पॉइंट डेंसिटी ग्रेडियंट। ऊपर उनको इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट बॉन्ड मिला था और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड मिला है। एंड वॉज यूजिंग 6m CaCl2, और ये किसकी वजह से मिला है? बाय यूजिंग 6m मीन 6 मोलार सेसियम क्लोराइड, एंड द पोजीशन ऑफ दिस बैंड इज रिकॉर्डेड, और इसकी पोजीशन को भी उन्होंने रिकॉर्ड किया। फर्स्ट पोजीशन को भी रिकॉर्ड किया एंड सेकेंड पोजीशन को। नाउ लुक एट हियर, the heavy DNA N15 molecule can be distinguished from the normal DNA by centrifugation in 6m cesium chloride density gradient। अब जो दोनों DNA हैं, जो लाइट है N14 और जो हेवी N15 है, वो नॉर्मल DNA के कंपैरिजन में सेंट्रीफ्यूगेशन में इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, जिसके अंदर सेसियम क्लोराइड रखा है। एंड द डेंसिटी ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ 6m CaCl2 and N15 DNA is almost same, और जो सेसियम क्लोराइड है उसकी डेंसिटी एंड N15 DNA इसकी डेंसिटी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देयरफॉर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट N15 DNA विल फॉर्म अ बैंड, और इसीलिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पॉइंट पर N15 DNA एक बैंड फॉर्म करता है। इन दिस बोथ द स्ट्रैंड ऑफ DNA आर लेबल्ड विथ N15, और इस बैंड के फॉर्म के बाद इस स्ट्रैंड के अंदर दोनों DNA लेबल्ड किए जाते हैं N15। नाउ लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, दिस इज N15 DNA, N15 DNA. Here also there are N15 and N14 DNA, N14 and 15 DNA. This is generation 1. First one, this is heavy. Second, N14 and 15 means it is hybrid. And look at here, for second generation, after 40 minutes, generation 2, there are N14 DNA, N14 DNA, N14 and 15 DNA, N14 and 15 DNA. Look at here, this is light and hybrid, light and hybrid, this is hybrid, and the first one, that is heavy. Interpretation of results of Michelson experiment on the separation of DNA by equilibrium density gradient centrifugation. Now look at here again, the next point. Such E. coli cells were transferred to another medium containing N14, that is normal light nitrogen, and after the first generation the density gradient band N14 and 15 was obtained and its position was recorded. जब इस इक्विलिब्रियम N15 DNA जो पॉइंट DNA है उसको अगेन ट्रांसफ़र किया गया N14 यानी नॉर्मल लाइट नाइट्रोजन के अंदर, देन आफ्टर फर्स्ट जनरेशन द डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड फॉर N15 एंड N14 वाज ऑब्टेन्ड, और फिर इसकी पोजीशन को भी रिकॉर्ड किया गया। आफ्टर सेकेंड जनरेशन द टू डेंसिटी gradient bands were obtained, one at N14 and 15 position and another at N14 position। और इसके बाद जब सेकेंड जनरेशन हमको मिलेगी तो सेकेंड जनरेशन में दो डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड हमको ऑब्टेन होंगे, एक N14 N15 पोजीशन पर रहेगा और दूसरा N14 पोजीशन पर होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द पोजीशन ऑफ बैंड्स आफ्टर टू जनरेशंस clearly proved that DNA replication is semi-conservative।
और इन दोनों बैंड्स पर look at here, the position of bands after 2 generation clearly proof, यानी जब हम 2 जनरेशन तक उसको इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से अगर हम उसको ये करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब हमको आफ्टर 2 जनरेशन डीएनए का जो रेप्लिकेशन अवेलेबल होगा, मिलेगा, वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप रहेगा, यानी एक ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड रहेगा एंड एक न्यूली फॉर्म्ड डीएनए। गॉट इट स्टूडेंट? इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पर हमको N14 N15 डीएनए दिख रहा है, N14 N15 डीएनए। दिस इज N14 जनरेशन 2, light N14 N14, but hybrid N14 N15. This hybrid means this is semi conservative type. Here also the DNA is N15 plus N14. Look at here, N15 and N14 in generation 1. Got it, student? This is the experimental proof which was proved by Michelson and Stahl in 1958. Now another topic is protein synthesis. Proteins are very important biomolecules. They serve as structural component, enzymes and हार्मोन्स। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जो एक्चुअल सर्व करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को। द सेल नीड टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्लूड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सेल की नीड है कि वो सिंथेसाइज करें न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल को, और ये जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की, इसके अंदर 2 स्टेप्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड वन ट्रांसलेशन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टेम्पलेट और स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, इट इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। The process of copying of genetic information from one strand of DNA into single stranded RNA transcript, वो प्रोसेस जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को DNA के वन टेम्पलेट या वन स्ट्रैंड से, जिसको हम टेम्पलेट बोलेंगे, कॉपी किया जाता है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। This process is termed as transcription. During this process, synthesis of complementary strand of RNA takes place, except that the adenine nitrogen base pairs with the uracil base instead of thymine. In this process, synthesis of complete strand of RNA takes place, except that adenine nitrogen base pair with uracil base instead of thymine. यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान जब RNA सिंथेसिस होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा DNA का, एक्चुअल इसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर एडेनाइन पेयर करेगा इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल बेस से। Central dogma. The double-stranded DNA molecule gives rise to mRNA, which acts as a messenger to program the synthesis of a polypeptide chain. जो double-stranded DNA molecule है, ये एक्चुअल mRNA फॉर्म करता है, जो कि मैसेंजर है इस प्रोग्राम का और सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का। डीएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी एमआरएनए उसको एक्चुअल कॉपी करेगा
और मैसेजेस को ट्रांसफ़र करेगा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। एंड दिस टाइप ऑफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन इज रेफर्ड एज सेंट्रल डॉगमा। इस तरह की यूनिडायरेक्शनल मीन्स वन डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्लो डीएनए से लेकर आरएनए को, आरएनए से प्रोटीन को is called as central dogma of molecular biology। डियर स्टूडेंट, एक्चुअल में सेंट्रल डॉगमा क्या है? सेंट्रल डॉगमा इंफॉर्मेशन का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन को रहेगा। डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो आरएनए के फॉर्म में कॉपी होगी। आरएनए एज ए मैसेंजर काम करेगा इस प्रोग्राम के लिए, और फाइनली पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए वो मैसेजेस लेकर आएगा। दिस टोटल प्रोसेस और ट्रांसफ़र ऑफ यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन is referred as central dogma of molecular biology. It was postulated by F.H.C. Crick in 1958 और इसको postulate किया F.H.C. Crick ने 1958 में। Now look at here, this is a type of reaction or unidirectional flow. DNA through transcription transfer mRNA, and mRNA is acts as a messenger, and this is translated to form polypeptide or polypeptide chain. Means this is unidirectional transfer of information from DNA to RNA and RNA to protein synthesis or polypeptide chain formation. The process the present concept of central dogma in retrovirus or ribovirus is given by Temin and Baltimore in 1970। जो पहला पोस्टुलेट था, पोस्टुलेट वो एक्चुअल F.H.C. क्रिक के थ्रू था 1958 में। उसके बाद जो प्रेजेंट कंसेप्ट दिया है सेंट्रल डॉगमा को लेकर, वो टू साइंटिस्ट है, टेमिन एंड बाल्टीमोर इन 1970। अगेन दिस इज ऑल्सो लाइक द सेम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, mRNA translation in polypeptide means transfer of information from DNA to mRNA to protein or polypeptide chain। Got it, student? This is very important topic, or another important topic, that is protein synthesis। It is also very important। Now look at here, we will see further। Accordingly, enzyme RNA dependent DNA polymerase and synthesizes DNA from RNA। Now this is the accordingly enzyme RNA dependent DNA polymerase synthesizes DNA from RNA। जो एंजाइम RNA DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज है वो एक्चुअल सिंथेसाइज करेगा DNA को फ्रॉम RNA। RNA से फिर से DNA सिंथेसाइज हो सकता है उस RNA के थ्रू जो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है। नाउ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन? तो अभी हम डिस्कस कर चुके, कॉपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टू mRNA और मैसेंजर RNA। नाउ व्हाट इज़ the answer of this question? Second question, how many nucleotides are present in a codon? Then you are familiar about it. There are 3 codons are present in a nucleotide or in one nucleotide. Out of 4 nitrogen bases, 3 nitrogen base combine together and they form one nucleotide। Next question,
Name the molecule which carries anticodon. Then the answer to this question is tRNA. tRNA is the molecule which carries anticodon. And what is mutation? The change that occur in DNA, or the change which occur in the DNA, that is called as mutation. It is a sudden change that occur in DNA. Now look at here, this DNA carries anticodon, and this nucleotide, or in transcription, the codon which is formed by mRNA, which carries mRNA, which contains 3 nitrogen bases. Got it, student? Now our next topic is transcription. The answer to this first question. During transcription, information of only one strand of DNA is copied into RNA. This strand of DNA acts as a template. जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, DNA का एक स्ट्रैंड कॉपी किया जाएगा RNA में, और इस DNA स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट. एंजाइम RNA पॉलीमरेज कैटलाइजेज द फॉर्मेशन ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्ट, और इस प्रोसेस को कैटलाइज करेगा एंजाइम RNA polymerase. DNA is located in the nucleoid of prokaryotes and in the nucleus of eukaryote. Dear student, DNA कहाँ पर लोकेट होता है? अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके न्यूक्लियोइड में, एंड अगर यूकैरियोट्स है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर. एंड DNA ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, whereas translation occurs in cytoplasm. यानी सेंट्रल डॉगमा के या प्रोटीन सिंथेसिस के दो प्रोसेस है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन होगा यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर, एंड ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट, DNA transfer information to mRNA which then moves to ribosome. DNA इंफॉर्मेशन mRNA को देता है और mRNA ये लेकर राइबोसोम को देगा. एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल. आपको सेल साइकिल पता है, उसके अंदर G1 फेज आता है, M फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है. तो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन होगा G1 एंड G2 फेज में. DNA हैज़ प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर साइट, और जो DNA है उसके पास दोनों साइट रहेंगे, एक प्रोमोटर साइट और एक टर्मिनेटर साइट. ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट प्रोमोटर साइट एंड स्टॉप एट टर्मिनेटर साइट. DNA ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा प्रोमोटर साइट से एंड स्टॉप होगा टर्मिनेटर साइट पर. यानी ये दोनों साइट है जहाँ से एक्चुअल DNA ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. हमने जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन देखा है, इस तरह से वाई शेप, इस रेप्लिकेशन में एक्चुअल इसका जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन पॉइंट हमने देखा है, वैसे ही एक्चुअल DNA में प्रोमोटर और टर्मिनेटर दो साइट्स होते हैं जहाँ पर एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी. स्टार्ट होगी प्रोमोटर से एंड स्टॉप होगी टर्मिनेटर साइट पर. Actually, the process of transcription in both prokaryote and eukaryotes involved 3 stages. अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तब भी और यूकैरियोटिक सेल है तब भी ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो एक्चुअल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगी. इसके अंदर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होंगे. फर्स्ट इनिशिएशन, सेकेंड इलॉन्गेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन. इनिशिएशन मीन्स यहाँ से ये स्टार्ट होगी. इलॉन्गेशन इट इज़ मिडल पार्ट इलॉन्गेटेड होना, बड़ा होना, एंड थर्ड दैट इज़ टर्मिनेशन. इस तरह से 3 स्टेजेस है एक्चुअली टर्मिनेशन प्रोसेस के. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ ट्रांसक्रिप्शन
unit. Each transcribed segment of DNA is called transcription unit. It consists of one promoter, second structural gene and third terminator. जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन का जो यूनिट है, एक्चुअल जो ट्रांसक्राइब सेगमेंट है डीएनए का और ईच ट्रांसक्राइब सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्राइब्ड यूनिट. डीएनए के जिस सेगमेंट पर ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं. एंड इसके अंदर एक्चुअल 3 डिफरेंट थिंग्स रहेंगे. फर्स्ट प्रोमोटर, सेकेंड स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड terminator. 2 strand of DNA in the structural gene shows following features. और जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन में, स्ट्रक्चरल जीन के 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉलोइंग फीचर्स को शो करेंगे. नाउ फर्स्ट वन, द प्रोमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन दैट इज अपस्ट्रीम. डीएनए का वो जो प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर एक्चुअल 5' एंड की तरफ रहेगा. एंड द प्रोमोटर इज लोकेटेड 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन का प्रोमोटर ये 5' एंड की तरफ रहेगा और इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम. इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज. और डीएनए की ये वो सीक्वेंस है जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को. एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोमोटर. और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्पेसिफिक प्रोमोटर को बाइंड करेगा. इन प्रोकैरियोट्स द एंजाइम रिकॉग्नाइजेज द प्रोमोटर बाय इट्स सिग्मा फैक्टर सब यूनिट. और प्रोकैरियोट्स में ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर को बाय सिग्मा फैक्टर सब यूनिट, यानी सिग्मा फैक्टर सब यूनिट से. नाउ सेकेंड, द स्ट्रक्चरल जीन. पहले हमने देखा प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन. द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए the 2 strand of DNA have opposite polarity. DNA dependent RNA look at here, जो 2 स्ट्रैंड है डीएनए के उनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है. वाई? क्योंकि आपको पता है पोलैरिटी मीन्स एक्चुअल एक स्ट्रैंड जो 5' एंड रहेगा, एक स्ट्रैंड का वन साइड, तो उसी के पैरेलल दूसरा जो स्ट्रैंड रहेगा वो 3' एंड रहेगा, इसीलिए इनकी पोलैरिटी अपोजिट रहेगी. एंड द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, वो आरएनए जो डीएनए डिपेंडेंट है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन. जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये कैटेलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को, और कौन से डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में. सो द डीएनए स्ट्रैंड हैविंग 3' to 5' पोलैरिटी एक्ट्स एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड. और इसीलिए डीएनए स्ट्रैंड की 3' to 5' पोलैरिटी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगी. एंड द अदर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हैविंग 5' to 3' पोलैरिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड. और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा. एंड द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन दिस स्ट्रैंड इज सेम एज इन आरएनए. और इसकी जो सीक्वेंस रहेगी बेसिस की वो सेम रहेगी जैसे आरएनए में होगी. वेयर थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, वेयर थाइमाइन और थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल. क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस नहीं रहेगा, उसको रिप्लेस करके वहाँ पर यूरासिल रहेगा. एंड इट इज़ द एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड. द इंफॉर्मेशन ऑन दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड ऑन एमआरएनए. और ये एक्चुअल कोडिंग स्ट्रैंड रहेगा डीएनए का जहाँ से आरएनए या एमआरएनए इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा. दिस इज़ कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड, और वो स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड कहलाएगा. नाउ द थर्ड वन, द टर्मिनेटर.
जैसे हमने देखा कि इसके 3 स्टेप्स है इन्वॉल्व है, एक प्रोमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा टर्मिनेटर। तो नाउ थर्ड टॉपिक, टर्मिनेटर। इट इज़ लोकेटेड एट द 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड दैट इज़ डाउन स्ट्रीम। पहला हमने देखा था अप स्ट्रीम, अब ये है डाउन स्ट्रीम, और ये कौन सा है, 3' एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और ये जो 3' एंड है ये एक्चुअल डिफाइन करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के एंड को, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ लुक एट हियर, transcription unit 3' to 5' end, and this is also 3' to 5' end. This is promoter and this is structural gene and this is terminator. These are the 3 steps that involved, 3 structures that involved in transcription. Okay, start होगा promoter से, structural gene उसको support करेगा elongation के लिए, एंड टर्मिनेट होगा टर्मिनेटर पर। अकॉर्डिंग, लुक एट हियर, आफ्टर बाइंडिंग टू प्रोमोटर, RNA पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द DNA and causes local unwinding of DNA duplex into 2 chain in the region of the gene. RNA पॉलीमरेज जैसे ही प्रोमोटर को बाइंड करता है तो ये मूव करेगा डीएनए के साइड में एंड कॉज द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, और डीएनए डुप्लेक्स की ये अनवाइंडिंग करेगा इनटू 2 चेन्स में एंड एक्सपोज ATCG बेसिस प्रोजेक्ट इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो बेसिस है वो प्रोजेक्ट होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में। ओनली 1 स्ट्रैंड फंक्शन एज ए टेम्पलेट दैट इज एंटीसेंस स्ट्रैंड and other strand is complementary, which is actually a coding strand, that is sense strand. And the ribonucleoside triphosphate join to bases of DNA template chain. और जो ribonucleosides है, ribonucleoside triphosphates है, phosphates है, ये एक्चुअल बाइंड करेंगे, ज्वाइन करेंगे डीएनए टेम्पलेट चेन से, एंड एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड द हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स एंड मेक एमआरएनए मॉलिक्यूल्स फ्री। और जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगा जो हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल है डिसोसिएट होगा और बनाएगा एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एंड मेक द एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्री, और ये एमआरएनए मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। Got it, student? Look at here, formation of template and coding strand of DNA. यहाँ पर आपको mRNA दिख रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है ऑफ DNA दैट इज एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंड कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA दैट इज सेंस स्ट्रैंड। अगर आप देखेंगे सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड को तो दोनों का डायरेक्शन एक्चुअल अपोजिट है, एक अपस्ट्रीम है एंड दूसरा डाउन स्ट्रीम है। नाउ लुक एट हियर, when the RNA polymerase reaches the terminator signal on the DNA, it leaves DNA and fully formed mRNA is released. अब जैसे ही RNA पॉलीमरेज रीच होगा टर्मिनेटर साइट पर तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या लीव करेगा DNA को, और वहाँ से फुल्ली फॉर्म्ड mRNA रिलीज होगा। एट द mRNA grows, the transcribed region of DNA molecule becomes spirally coiled and attains the double helical form. और जैसे ही mRNA ग्रोस करेगा जो ट्रांसक्राइब्ड रीजन है DNA का, वो DNA मॉलिक्यूल स्पायरली कॉइल होगा और अगेन वो डबल हेलिकल फॉर्म को रिगेन और अटेन करेगा। इन बैक्टीरिया द mRNA does not require any processing because it has no introns. बैक्टीरिया में mRNA कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर इंट्रॉन्स
नहीं होते हैं। बट प्रोकैरियोट्स पोसेसेस ओनली वन टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में एक तरह के ओनली वन टाइप ऑफ क्या रहेंगे, RNA पॉलीमरेज रहेंगे। लेकिन इन यूकैरियोट्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेजेस। हम देखें तो यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के क्या रहेंगे, RNA पॉलीमरेजेस रहेंगे। RNA पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब rRNA and RNA polymerase 2 transcribes mRNA and heterogeneous nuclear RNA. These are the 3 types of RNA polymerases. First one, RNA polymerase 1, that is transcribed RNA. RNA polymerase 2 transcribes in mRNA and heterogeneous nuclear RNA. RNA polymerase 3 is responsible for the transcription of DNA and small nuclear RNA, snRNA, that is small nuclear RNA. और जो RNA polymerase 3 है ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA एंड स्मॉल snRNA और स्मॉल न्यूक्लियर RNA. गॉट इट स्टूडेंट? अगर हम इसको रिपीट करें तो बैक्टीरिया में mRNA के लिए कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वहाँ पर इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में ओनली वन टाइप ऑफ RNA होता है। यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ, इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA polymerases. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 एंड RNA polymerase 3. गॉट इट? और उनका ट्रांसक्राइब भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। RNA polymerase 1 ट्रांसक्राइब इनटू rRNA, polymerase 2 into mRNA and polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA. यानी rRNA, mRNA और tRNA सभी फॉर्म होंगे एंड उसके साथ snRNA फॉर्म होगा। गॉट इट स्टूडेंट? यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर अगेन आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और एक्सपेरिमेंटली सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA. If you are having any doubt, difficulties, then you can ask me, message me. Thank you and have a nice day.